डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको भेजा था, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इज नॉट कोकाइडियन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा पैरासाइट है, ये जो लिस्ट दी है मैंने, है ना, इस लिस्ट में से कोकाइडियन कौन सा नहीं है? चार में से, प्लाज्मोडियम, टोक्सोप्लाज्मा, बैलेंटिडियम कोलाई, क्रिप्टोस्पोडियम, ये चार ऑप्शन है। और भाई हमारा आंसर जो है वो बैलेंटिडियम कोलाई है। आप लोगों ने 36 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। 49 की बात कर रहा हूं मैं। मोना गुप्ता, पैटर्न चेंज हो चुका है, मेरे ख्याल से आप पुराने स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन अब जो पैटर्न है, मैं क्वेश्चन आपको पहले ही भेज देता हूँ और आपको आंसर पहले ही देना पड़ता है। तो अभी जैसे 49 लोगों ने आंसर दे दिया है, तो उन 49 में से 36 लोगों ने तीसरा आंसर दिया था बैलेंटिडियम कोलाई। किसके सही है किसके गलत है आप खुद अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। जैसे ही आप टेस्ट देते हो तो उसके बाद में आप व्यू स्कोर करके आप देख सकते हो आपके कितने नंबर हैं। इसके अलावा कौन से क्वेश्चन गलत हैं कौन से सही हैं वो सब कुछ आप चेक कर सकते हो मोना। ठीक है, चलो। तो बैलेंटिडियम कोलाई क्यों है भाई, एक बार जरा अपन ये लिस्ट देखते हैं। अपन जब थ्योरी पढ़ रहे थे, थ्योरी के टाइम पे मैंने कहा था कि पैरासाइट को हमको दो तरह से क्लासिफिकेशन याद करना पड़ता है। पहला जो क्लासिफिकेशन है, ये मेन है क्लासिफिकेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। और मेन क्लासिफिकेशन के अंदर अपन पैरासाइट को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी हमारी प्रोटोजुआ की और दूसरी है हेलमिंथ की। दो कैटेगरी है, आप देखो यहाँ पर टेबल में दोनों दिख रही हैं। प्रोटोजुआ कौन से होते हैं? जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल के बने हुए पैरासाइट को हम प्रोटोजुआ कहेंगे। जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनको अपन हेलमिंथ कहते हैं। अब उनके सब टाइप भी अपन ने पढ़े थे भाई, अमीबा, फ्लैजेलेट, सीलिएट और कोकाइडियन। और मैंने आपसे कहा कि भाई अमीबा में कौन कौन से आएंगे, फ्लैजेलेट में कौन कौन से आएंगे, सीलिएट में कौन सा आता है और कोकाइडियन में कौन कौन से आते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। सखाराम ने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, पीटीसीआई। तो पीटीसीआई से आप याद रख सकते हो। हालांकि पीटीसीआई में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि टी जो वर्ड है वो अपने फ्लैजेलेट में भी ट्रिप्नोसोमा, ट्राइकोमोनास है, सिस्टोस के अंदर भी टीनिया है, ट्राइकुलस, ट्राइकुला है। तो ट्रिक थोड़ी सी काम नहीं करती है सखाराम, हालांकि फिर भी थोड़ा बहुत याद रखने के लिए आप कर सकते हो पीटीसीआई करके। तो ये चार जो पैरासाइट है जो नीचे आप देख रहे हो, जरा आप पढ़ो मोबाइल में, स्क्रीन पर थोड़े छोटे दिख रहे होंगे आपको। क्या क्या नाम एक बार पढ़ो आप? प्लाज्मोडियम, टोक्सोप्लाज्मा, क्रिप्टोस्पोडियम पार्वम और आइसोस्पोरा बेली। ये चारों जो पैरासाइट हैं वो हमारे कोकाइडियन के अंदर आते हैं। कोकाइडियन कौन से पैरासाइट को बोलते हैं? जो राउंड शेप के होते हैं। एक्चुअली प्रोटोजुआ जो अपन पढ़ रहे हैं, प्रोटोजुआ का जो क्लासिफिकेशन है वो उसकी मोटिलिटी के आधार पे है। मोटिलिटी में जब कोई पैरासाइट स्यूडोपोडिया से चलता है, स्यूडोपोडिया मतलब उसके खुद के पैर नहीं है, बस अपनी पूरी बॉडी को खिसकाता है, तो इसको अपन उसको सूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो इसके थ्रू जब चलता है तो उसको अपन अमीबा की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरे फ्लेजला के थ्रू चलने वाले फ्लेजलेट, फ्लेजला क्या हो गया, एक पूंछ टाइप की संरचना। सीलिएट जिनमें हेयर लाइक संरचना होती है। ये तीनों जो है वो अलग तरीके से चल रहे हैं। अब कोकाइडियन कैसे हैं भाई? कोकाइडियन जो पैरासाइट होते हैं ये खुद मोटाइल नहीं होते, ये तो क्या होते हैं, राउंड शेप के होते हैं और ज्यादातर ब्लड में या किसी फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। तो वो जहां जहां वो ब्लड बहता जाएगा, जहां जहां वो फ्लूइड बहता जाएगा, वहां वहां वो बह के चले जाते हैं। तो खुद मोटाइल नहीं होते ये, एक तरह से अपन कहेंगे खुद नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन वो जहां बहाव जा रहा है, जहां पर भी फ्लो है उसके थ्रू चले जाएंगे। तो ये चार तरह से अपन ने पढ़ा। और इसमें जो आपका क्वेश्चन था उसमें देखो आप, कोकाइडियन के अंदर हमारा प्लाज्मोडियम भी आ रहा है, टोक्सोप्लाज्मा भी आ रहा है, हमारा क्रिप्टोस्पोडियम पार्वम भी आ रहा है। सिर्फ एक बैलेंटिडियम कोलाई जो हमारा सही था, सी नंबर का आंसर। बैलेंटिडियम कोलाई जो है वो सीलिएट होता है, क्योंकि वो चलता है तो सीलिया के थ्रू चलता है। घनश्याम ने मैसेज कहा कि सर 80% तो अब लगभग रट से गए हैं। बढ़िया, जो लोग शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें तो उनको याद हो चुकी हैं, बहुत बढ़िया। तो कोकाइडियन के अंदर बाकी ये चार आएंगे, लेकिन बैलेंटिडियम कोलाई जो है वो हमारे सीलिएट के अंदर आएगा। इसलिए तीसरा नंबर जो आंसर था वो हमारा करेक्ट आंसर था। और 36 लोगों ने बिल्कुल सही दिया था। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हुए थे और ज्यादातर लोग जो कंफ्यूज हुए वो क्रिप्टोस्पोडियम पे चले गए थे। 6 लोगों ने क्रिप्टोस्पोडियम का कहा,
लेकिन क्रिप्टोस्पोडियम है वो भी एक कोकाइडियन ही है। छोटा पैरासाइट है क्रिप्टोस्पोडियम पार्वम और आइसोस्पोरा वेली, दोनों जो होते हैं वो छोटे पैरासाइट होते हैं, बहुत छोटे पैरासाइट है ना, तो वो तो फिर कोकाइडियन होंगे ही। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टूल ग्रुप। स्टूल का पैरासाइट, ऐसा कौन सा पैरासाइट है जो स्टूल ग्रुप के अंदर नहीं आएगा? मतलब जिसे हम स्टूल में डिटेक्ट नहीं करेंगे, उसको डिटेक्ट करने के लिए हमको सैंपल ब्लड लेना पड़ेगा या कुछ और लेना पड़ेगा। देखो जिनको सैंपल को डिटेक्ट करने के लिए हम ब्लड लेते हैं उनको हम ब्लड ग्रुप वाले पैरासाइट बोलते हैं या ब्लड पैरासाइट भी बोल सकते हैं। जिनके लिए हमको स्टूल सैंपल लेना पड़ता है वो स्टूल पैरासाइट कहलाते हैं। जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा कि भाई क्लासिफिकेशन आपको दो तरह से याद करना पड़ेगा। पहला, दो अभी अपन ने एक टेबल पढ़ी, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ, प्रोटोजोआ में भी फिर अमीबा, टेलेजिएट, सीलिएट। वॉइस ब्रेक हो रही है, प्रियंका ने कहा है। मेरे यहाँ से कोई इशू नहीं है प्रियंका, बाकी के लोग मुझे बताएंगे अगर ऐसी कुछ इशू आ रहा है तो अपन कुछ सॉल्यूशन करेंगे। मैंने कहा भाई दो तरह से क्लासिफिकेशन जो है, बाकी लोगों ने कहा क्लियर है प्रियंका, तो अगर ऐसा कोई इशू आ रहा है तो थोड़े से आप नेटवर्क में आ जाइए और थोड़ा सा डाटा जरूर बचा करके रखा करो, जूम ऐप पे बहुत ज्यादा डाटा यूज होता है। स्टूल ग्रुप के अंदर स्टूल में हम कौन कौन से डिटेक्ट कर सकते हैं भाई, एक बार और मैंने नोट्स में दो टेबल, बड़ी मेन टेबल डाली है। दूसरी टेबल में जरा खोलता हूं आपके सामने। इस टेबल में दूसरी तरह का क्लासिफिकेशन है। दूसरे तरह का मतलब ब्लड के अंदर कौन कौन से आते हैं। बोन मेरो में हम किसको डिटेक्ट करेंगे, सीएसएफ में किसको करेंगे, यूरिन में किसके करेंगे। हालांकि बोन मेरो का सिर्फ एक है, टॉक्सोप्लाज्मा। सीएसएफ का सिर्फ एक है, एसेंथोमीबा। और यूरिन का भी सिर्फ एक है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। ज्यादातर जो कंफ्यूजन होती है वो हमको सिर्फ ब्लड और स्टूल में ही होती है। ब्लड के पैरासाइट आप याद कर लोगे तो स्टूल के पैरासाइट अपने आप ही आप लोगों से बन जाएंगे। स्टूल के पैरासाइट पे जरा नजर डालो आप, कौन कौन से पैरासाइट हैं भाई हमारे स्टूल के। एंटामीबा हिस्टोरिटिका, जियार्डिया लिम्बिया, क्रिप्टोस्पोडियम पार्वम, आइसोस्पोरा बेली, सिस्टोसोमा, हुकवॉर्म, पिनवॉर्म, रिडवॉर्म, राउंडवॉर्म, ये सारे जो पैरासाइट हैं ये हमारे स्टूल में डिटेक्ट होते हैं। स्टूल में हमको डिटेक्ट करना पड़ता है, तो ये इनको हम स्टूल पैरासाइट कह सकते हैं। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई, क्वेश्चन में ये चार आपसे पूछा, तो इसमें कहा कि स्टूल वाला कौन सा नहीं है। तो आप देखो थोड़ी देर पहले जब हम लिस्ट देख रहे थे उसमें ट्रिप्नोसोमा उस लिस्ट के अंदर नहीं था। एक बार फिर आपको टेबल खोल देता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों टेबल, इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। दो टेबल मैंने आपको शुरुआत में ही पढ़ा दी। ट्रिप्नोसोमा जो होता है वो हमारे ब्लड का पैरासाइट है। इसको हम जब भी डिटेक्ट करेंगे तो ब्लड का सैंपल हमको लेना पड़ेगा। तो दूसरा वाला जो आंसर था वो इसका बिल्कुल सही था। 33 लोगों ने इसका सही आंसर दिया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए और ज्यादातर लोग जो कंफ्यूज हुए वो सिस्टोसोमा पे चले गए। सिस्टोसोमा को उन्होंने ब्लड का पैरासाइट मान लिया, लेकिन भाई सिस्टोसोमा जो है वो भी एक्चुअली स्टूल का ही पैरासाइट है। इनके अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, ब्रीफ में अपन इनकी थ्योरी पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, तो काफी कुछ चीजें जो आपको डाउट है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। एक मैसेज आया है सिद्दीक का, सिद्दीक ने कहा कि सर ट्रिप्नोसोमा से अनिद्रा की बीमारी होती है। ट्रिप्नोसोमा से बिल्कुल, ट्रिप्नोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस को सिद्दीक ने हिंदी में लिख दिया अनिद्रा की बीमारी। ठीक है, अनिद्रा से याद कर लो सिद्दीक आप, ठीक है। चलो भाई, तो सेकंड नंबर हमारा आंसर सही था, ट्रिप्नोसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ पैरासाइट मूव बाय मीन ऑफ स्यूडोपोडिया। देखो हर तरह के मैंने एक एक क्वेश्चन डाले हैं। कुछ स्टूडेंट का मेरे से बड़ी शिकायत रहती है कि सर आप एमसीक्यू बड़े कम कराते हो। एमसीक्यू में कम भले ही कराता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि हर तरह के क्वेश्चन मैं एमसीक्यू में डाल दूं। पॉसिबल तो ये भी है कि मैं एक साथ 50-60 क्वेश्चन क्लास में आपसे डिस्कस कर लूं। 50-60 क्वेश्चन अपन हर दिन क्लास में कर सकते हैं, लेकिन उसमें होगा क्या, मैं सिर्फ क्वेश्चन रखूंगा, आपको आंसर बता दूंगा, बाकी अपन थ्योरी नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन एक ही तरह के क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपको बड़ा समझना है। अपनी एमसीक्यू की क्लास इसलिए नहीं है कि मैं आपको ये क्वेश्चन रटा रहा हूं। क्वेश्चन
ये एमसीक्यू की क्लास ये है कि भाई इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? मतलब अब देखो ये क्वेश्चन को ही ले लो। क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोटोजोआ में कौन सा पैरासाइट है जो जो चलेगा तो स्यूडोपोडिया से चलेगा। ये क्वेश्चन के और टाइप क्या बन सकते थे? स्यूडोपोडिया की जगह फ्लेजला से कौन सा चलेगा, तो फ्लेजला से जो चलते हैं उनको अपन फ्लेजलेट बोलते हैं। मतलब फ्लेजलेट के अगर प्लेटलेट याद है, सॉरी फ्लेजलेट के अगर पैरासाइट आपको याद है तो आप 100% आंसर दे दोगे। अगर यही क्वेश्चन में लिखा होता कि प्रोटोजोआ कौन सा है जो सीलिया के थ्रू चलता है, तो सीलिएट में कौन सा आता है वो आपको याद होता तो आंसर दे देते। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि स्यूडोपोडिया से कौन चलता है। स्यूडोपोडिया मतलब जिसके पैर तो नहीं होते लेकिन अपन को कभी कभी लगता है कि इसके पैर हैं, इसको अपन मेडिकल टर्म में स्यूडोपीडिया कहेंगे। स्यूडो का मतलब होता है भासी, थोड़ा उस जैसा दिखता है। पोडिया मतलब पैर, तो पैर जैसे दिखने वाला, कि इसके पैर होंगे लेकिन पैर नहीं होते। तो पैर किसके नहीं होते भाई? अपने अमीबा के। अमीबा जो होता है वो स्यूडोपोडिया के थ्रू चलता है। स्यूडोपोडिया मतलब ये इसकी बॉडी कुछ ऐसी रहती है भाई, ये थोड़ा सा मतलब आगे खिसकता है, फिर पीछे वाली बॉडी को आगे ले जाता है ना। बॉडी को थोड़ा सा खिंचाव करके और फिर सपोर्ट करके ये चलता है। तो ये जो इसके चलने की प्रोसेस है ये इसकी स्यूडोपोडिया कहलाती है। ठीक है। अमीबा, फ्लेजलेट जो होते हैं वो फ्लेजा से चलते हैं, सीलेट जो होते हैं वो सीलिया से चलते हैं, और कोकाइडियन खुद मोटाइल नहीं होते हैं, वो तो बहाव में जहां बह जाएं, गोल है राउंड है जैसे चलते हैं जाएं। गोंच बहुत बढ़िया, मजे ले लेके पढ़ते हो आप, बहुत बढ़िया भाई। हर्षित ने एक एग्जाम्पल रखा है गोंच, किसी ने देखी हो गोंच भी कुछ इस तरह से ही चलती है। देखा होगा आप लोगों ने, शक्तिमान में तो वो गोंच की एक वो बना दिया था। कूटपाद, योगेश ने इसकी हिंदी बनाई है, कूटपाद हम उनको बोलते हैं। रमेश पटेल ने कहा हर तरीका जरूरी है, क्वेश्चन कैसे बनता है। बहुत बढ़िया रमेश। तो अभी तक अपन ने जो 3 क्वेश्चन देखे, इन 3 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि ये 3 क्वेश्चन आपको याद करना है। क्वेश्चन मतलब है कि इनमें से 3 में से हर टाइप का क्वेश्चन है। देखो पहले अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा है कि भाई प्रोटोजुआ, शुरुआत का सबसे पहला जो क्वेश्चन था, मैंने पूछा आपसे, क्वेश्चन में पूछा कि इनमें से कोकाइडियन कौन सा है। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि कोकाइडियन ही आपसे पूछे, एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से अमीबा कौन सा है, या फिर आ सकता है इनमें से फ्लेजलेट कौन सा है, इनमें से सीलिएट कौन सा है। तो ये एक ही क्वेश्चन से अपने बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपकी थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको एग्जाम बड़ा इजी लगेगा। सिर्फ एमसीक्यू से आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप कभी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे भाई, है ना। थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए क्वेश्चन पे मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं आप लोगों को कि पहले आप थ्योरी कवर करो, थ्योरी को पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद फिर एमसीक्यू जितनी पढ़ना हो, जितनी आप पढ़ सकते हो उतनी पढ़ो। लेकिन शुरुआत में कभी ऐसा मत करना आप कि एमसीक्यू आप पढ़े जा रहे हो, थ्योरी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना। इसलिए देखो मैं एमसीक्यू भी आपको भेजते टाइम बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेता आपको कि एमसीक्यू थोड़े बहुत लेट भी हो रहे हैं, तो मुझे लगता है भाई आप थ्योरी जरूर पढ़ोगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलता हूं मैं, फिर अपन और बात करेंगे। ये टेबल थी इस क्वेश्चन में से, और क्वेश्चन में देखो आप, अमीबा जो होते हैं वो स्यूडोपोडिया के थ्रू चलते हैं, फ्लेजलेट फ्लेजिला से चलते हैं, सीलेट जो होते हैं वो सीलिया से, और कोकाइडियन खुद बह जाते हैं। प्रोटोजुआ का जो क्लासिफिकेशन है वो उसकी मोटिलिटी के आधार पर है। हेलमिंथ का जो क्लासिफिकेशन है वो उसकी मार्फोलॉजी के आधार पर है कि वो शेप में कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। ये भी अपन ने पढ़ा था भाई। ट्रेमेटोड जो होते हैं वो पत्ते की तरह, टैप बॉम्ब जो होते हैं वो एक टैप की तरह, स्केल की तरह, और राउंड बॉम्ब जो होते हैं वो केंचुए की तरह। अब इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ कोकाइडियन से रखा था। मान लो क्वेश्चन आ गया कि इनमें से टेप बॉम्ब कौन सा है। 3 ऑप्शन राउंड बॉम्ब के हैं और 1 ऑप्शन अगर टेप बॉम्ब का है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें से टेप बॉम्ब कौन सा है। ये 3 आप याद रख लेना टेप बॉम्ब के, इकिनोकोकस, टीनिया और एच नाना। चलो अगले क्वेश्चन लेते हैं अपन, और फिर अपन और डिस्कस करेंगे। 1-2 लोगों के सुरभि का मैसेज आया सर नॉन फ्लेजलर जो होता है वो कोकाइडियन होता है। बहुत बढ़िया सुरभि, जो इनमें फ्लेजलर नहीं होगा वो कोकाइडियन। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। लार्जेस्ट प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में सबसे लार्जेस्ट प्रोटोजोआ कौन सा होता है। नोट्स में मैंने इंक्लूड किया था, अपन ने इसके बहुत सारी कोरिलेशन वाले वर्ड डिस्कस किए थे थ्योरी की क्लास में। लार्जेस्ट प्रोटोजोआ होता जो वो है
वो बैलेंटिडियम कोलाई होता है। आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा इस क्वेश्चन का। मतलब कोरिलेशन की जो ट्रिक है ना, वो बड़ी काम करती है। कोरिलेशन मतलब कुछ ना कुछ आप ऐसे जुगाड़ लगा लो ऐसे शब्दों की कि उनसे मिला दो। जैसे एक स्टूडेंट ने सिर्फ बड़ा अच्छा शब्द मिला दिया कि बंटी जो है वो कॉलोनी में सबसे बड़ा है। वो बंटी कॉलोनी में सबसे बड़ा है, वो शब्द अपने दिमाग में बैठ गया। मतलब अपन को मालूम हो गया कि बैलेंटिडियम कोलाई जो है वो प्रोटोजोआ में सबसे लार्जेस्ट है। और नाना जी का अपन ने डिस्कशन किया था कि नाना जी परिवार में छोटे होते हैं, तो परिवार में बड़े होते हैं, यहाँ पर छोटे होते हैं। कुछ लोगों ने नाना पाटेकर से कर दिया कि नाना पाटेकर का एक डायलॉग था छोटा दिमाग, तो उन्होंने नाना को छोटा से कोरिलेट कर दिया। मतलब ये इस तरह के जो कोरिलेशन होते हैं वो थ्योरी को मेमोराइज करने में बड़ी हेल्पफुल करते हैं, अपन को है याद करते हैं ना। और ज्यादातर आप देखोगे किसी भी एग्जाम में मेरिट करने वाले स्टूडेंट हमेशा वही होते हैं जिनको ये इस तरह की चीजें मालूम होती है कि हमको याद कैसे करना है। क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन होती है अपन को जब एक साथ इतना सारा डाटा अपनी दिमाग में अपन को बिठाना रहता है। ये देखो कितने बड़े बड़े नाम है, उनको कैसे याद करना है। तो वो ट्रिक आप कुछ ना कुछ ऐसे कोरिलेशन लगा लिया करो। चलो एक दो लोगों के और मैसेज हैं, उनके मैं रिप्लाई देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे छोटा प्रोटोजोआ कौन सा होता है? मुकाम ने लिखा है आइसोस्पोरा बेली जो होता है वो सबसे छोटा होता है। मुकेश मालवी में नाना मतलब छोटा ही होता है। ओके, मालवी भाषा में नाना का मतलब छोटा है, ऐसा अजीत ने कहा। सबसे छोटा सबसे को नाना कहते हैं, सबसे छोटे सदस्य को नाना कहते हैं। सिद्दीक ने ऐसा कहा, कहीं दूसरी लैंग्वेज में है। चलो तो भाई अगर आपके यहाँ पे नाना बोलते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको याद करने की दिक्कत ही नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन, फिर आगे और डिस्कशन करेंगे। 5वें नंबर पे आ गए हम क्वेश्चन पे। देखो आप, क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, ट्रीनिया सोलियम इज नॉन एज, ट्रीनिया सोलियम का और दूसरा नाम क्या है? ये दूसरे नाम जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। टीनिया सोलियम का एक नाम और क्या है? हेलमिंथ में ये अदर नेम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हेलमिंथ में बहुत सारे पैरासाइट हैं जिनके अदर नेम हैं। भवर ने भी नाना से एक नान ला कर दिया। चलो तो टीनिया सोलियम का एक और अदर नाम क्या है भाई? इसमें पहले अपन आंसर देखेंगे। पॉक टैप बॉम्ब अपन इसको बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये टैप बॉम्ब के अंदर आएगा, और टैप बॉम्ब में भी अपन इसको पॉर्क टैप बॉम्ब कहते हैं। आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं तो इसमें आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए इसमें। 29 लोगों के ही आंसर इसमें सही हैं, और जो लोग कंफ्यूज हुए वो ए और बी दोनों ही आंसर दे दिया, सी वाला आंसर दे दिया कि बी भी अपन इसको बोलेंगे और टैप भी इसको बोलेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। टीनिया स्पीशीज में दो स्पीशीज बड़े अपने लिए इंपोर्टेंट है। देखो पहली चीज, टेप बॉम्ब के अंदर हमारे 3 पैरासाइट की स्पीशीज आ रही हैं। कौन कौन सी? इकिनोकोकस, ग्रेनुलोसस, टीनिया। अब टीनिया की 2 स्पीशीज अपने लिए बड़ी इंपोर्टेंट है, एक टीनिया सोलियम, दूसरा टीनिया सेजिनेटा। टीनिया सोलियम का जो ट्रांसमिशन होता है वो मोस्टली पिग के मीट खाने से ज्यादातर होता है। पिग मतलब, पिग को आप मेडिकल टर्म में पॉर्क भी बोलते हैं, पॉर्क, ठीक है। तो वो पॉर्क शब्द जो है वो पिग से लिया गया है, पिग के मीट के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है टीनिया सोलियम। तो उससे पॉर्क के थ्रू ट्रांसमिट होने की वजह से इसका एक नाम पॉर्क टैप बॉम्ब भी है। टीनिया सेजिनेटा जो होता है वो केटल के थ्रू होता है। तो केटल में देखो आप, केटल का जो मीट होता है उसको अपन बीफ भी बोलते हैं। तो बीफ टैप बॉम्ब हम टीनिया सेजिनेटा को कहेंगे। तो दोनों में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, कुछ स्टूडेंट ने देखो यहाँ पे दोनों लिख दिया था, लेकिन ऐसा नहीं भाई। बीफ टैप बॉम्ब जो है वो टीनिया सेजिनेटा है। अगर ऊपर सिर्फ टीनिया अकेला ही लिखा होता कि टीनिया स्पीशीज जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे या उसके अंदर कौन कौन से आएंगे, तो पॉर्क टैप बॉम्ब, बीफ टैप बॉम्ब दोनों ही टीनिया टीनिया के अंदर आते हैं। लेकिन टीनिया में सोलियम अकेला जो है वो पॉर्क टैप बॉम्ब है, टीनिया सेजिनेटा जो होता है वो बीफ टैप बॉम्ब होता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मुकाम ने इसका लिखा है पॉर्क मीट से होता है, इसलिए अपन इसको पॉर्क टैप बॉम्ब कहते हैं। इसमें थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हुए थे, बाकी कंफ्यूजन नहीं होना भैया आप लोगों को। टीनिया सोलियम पॉर्क टैप बॉम्ब, टीनिया सेजिनेटा बीफ टैप बॉम्ब। ठीक है, टैप बॉम्ब में अपन को 2 जो है उनको याद रखना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ गया मैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट डिसीज इज कॉज्ड बाय ईटिंग अंडर कुक्ड बीफ। देखो जो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले था बस वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के डाला इसलिए है ताकि मैं आपको थोड़ा डिस्कशन कर सकूं। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा कर अगर आप लोगों से पूछा जाए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा दिया, क्वेश्चन में कहा कि कौन सा पैरासाइट है जो अंडर कुक्ड मतलब जो अच्छे से पक नहीं पाया हो और उस बीफ को खाने से होता है, केटल के मीट खाने से होता है, गाय भैंस है ना। तो कौन सा होगा, बीफ टॉप बॉम्ब। मतलब कहने का क्या मतलब है भाई, आप सिर्फ दो के नाम याद रख लो, बीफ टॉप बॉम्ब जो है वो टीनिया सेजिनेटा है, तो आंसर क्या होगा हमारा टीनिया सेजिनेटा, क्योंकि ये बीफ के अंडर कुक्ड बीफ के खाने की वजह से हो रहा है। अगर अंडर कुक्ड पिग का मीट का लिखा होता है यहाँ पर, ईटिंग अंडर कुक्ड मीट ऑफ पिग, तो फिर हमारा टीनिया सोलियम आंसर होता। ठीक है, तो इस तरह से एक ही टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग टाइप से एक एक क्वेश्चन मैंने आपको डाला है ताकि आपको समझाने के लिए, बाकी प्रैक्टिस के लिए अपनी पूरी की पूरी एक सीरीज चलने वाली है और उस सीरीज में आपकी मैं भी इवोल्यूशन करूंगा आप लोगों का, आपका असेसमेंट करने वाला हूं कि आप कितना, कहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कहाँ पर किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, है ना। बाकी अभी जो भी असेसमेंट है वो आपका सेल्फ ही है, आपको सेल्फ समझना है कि हमको कहाँ पर और थोड़ी तैयारी करना है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। मच्छर के थ्रू कौन सा पैरासाइट ट्रांसमिट होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब अपन थ्योरी पढ़ रहे थे मैंने कहा वही पैरासाइट की जो लिस्ट पड़ी है उसमें ज्यादातर जो पैरासाइट हैं उनके ट्रांसमिशन दो चीजों से ज्यादातर होते हैं। एक तो फीकल ओरल रूट, फीकल ओरल मतलब किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने स्टूल पास आउट किया था तो उसके स्टूल के थ्रू किसी भी तरह से अगर दूसरे पर्सन के खाने पीने में अगर वो कंटामिनेशन आ गया, इन्फेक्शन आ गया, तो उसको भी वो इन्फेक्शन हो जाएगा। इसको अपन फीकल ओरल रूट कहते हैं। दूसरा एक ट्रांसमिशन अपन ने कहा इंसेक्ट के थ्रू, इंसेक्ट मतलब मच्छरों के थ्रू। किसी को मलेरिया है और उसको अगर मच्छर ने काटा और फिर दूसरे पर्सन को अगर मच्छर ने काट दिया है ना, हालांकि अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मलेरिया जो होता है वो सिर्फ एनाफ्लीज मॉस्किटो को ही काटने से होता है, और अलग अलग टाइप के मच्छर अपन आगे आने वाले हैं। मॉस्किटो से जो भी डिसीज ट्रांसमिशन होगी वो हमेशा ब्लड वाले ही पैरासाइट से होगी। अपन ने एक चीज तो पढ़ा भाई है ना, हालांकि अपन ने अभी मॉस्किटो वाला डिटेल में नहीं पढ़ा है कि मॉस्किटो से कौन से होते हैं डिटेल में, है ना, लेकिन अपन ने ब्लड के पैरासाइट कौन कौन से होते हैं वो तो पढ़े हैं। आप देखो ध्यान से यहाँ पर टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई, इसमें आप लोगों का मैं आंसर देखूं कि कुछ लोगों ने टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई भी दे दिया है। 21 लोगों का आंसर इसमें बिल्कुल सही है। 24 लोगों ने, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हुए जिन्होंने सिर्फ प्लाज्मोडियम अकेला ही देके रह गए थे कि प्लाज्मोडियम तीसरे नंबर पे सॉरी पहले नंबर पे जो प्लाज्मोडियम, तो ये तो सबको याद है प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज करता है, और मलेरिया जो होता है वो मच्छर से होता है। हर टेक्नीशियन को, हर स्टूडेंट को मालूम है मलेरिया के बारे में। लेकिन भाई ब्लड के जितने पैरासाइट होते हैं है ना, वो इंसेक्ट के थ्रू पास आउट हो सकते हैं, एक किसी ना किसी इंसेक्ट के थ्रू, है ना। तो जब मच्छरों की बात करेंगे अपन, तो मच्छरों में मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम तो हो ही सकता है, लेकिन अपना जो ट्रिप्नोसोमा है ये भी हो सकता है, माइक्रोफाइलेरिया भी हो सकता है ना। अपन आगे चल के इनके डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। देखो हाथी पांव भी हो सकता है, रमेश पटेल ने कहा है, और रमेश पटेल माइक हाथी पांव मतलब माइक्रोफाइलेरिया, माइक्रोफाइलेरिया का इंफेक्शन भी मच्छर से हो सकता है। हालांकि इनके मच्छर अलग अलग होते हैं, वो मच्छरों के बारे में अपन पढ़ेंगे अगर आगे। लेकिन आप एक चीज तो है भाई, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई को डिटेक्ट करते हैं अपन किसमें, बोन मैरो में। मतलब ये जो पैरासाइट होता है ये तो ब्लड में प्रेजेंट ही नहीं होता, क्योंकि अगर ब्लड में प्रेजेंट होता तब तो अपन इसको ब्लड का पैरासाइट बोलते ना। तो मच्छर बोन मैरो में तो काट नहीं सकता अपन ही, बोन मैरो में ऐसा तो नहीं बॉडी के अंदर घुसते हो बोन मैरो में काट ले, ये तो ब्लड का पैरासाइट है ही नहीं भाई टॉक्सोप्लाज्मा। इसका जो ट्रांसमिशन होता है ये मोस्टली कॉन्जेनाइटल होता है। कॉन्जेनाइटल मतलब किसी माँ को अगर इन्फेक्शन है
तो बच्चों में उसके जो डिलीवरी होगी तो उसके बच्चे में जाने के चांसेस होते हैं टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के। तो हो सकता है मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो, लेकिन बच्चे को हो सकती है प्रॉब्लम। तो उसमें बड़ा मेन रोल प्ले करता है ये टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। डिटेल में अपन आगे चल के पढ़ेंगे, है ना। लेकिन टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई मतलब प्लाज्मोडियम और बुकेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये दोनों जो थे वो अपने मॉस्किटो के थ्रू पास आउट होते हैं। बुकेरिया बैंक्रॉफ्टी क्या होता है हमारा, माइक्रोफाइलेरिया, है ना। तो माइक्रोफाइलेरिया जो होता है वो भी मच्छर के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है। थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे आप लोग, कोई बात नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया मैं। ग्राउंड इच, ग्राउंड इच क्या इज कॉज्ड बाय, ग्राउंड इच कौन से पैरासाइट से के कारण होती है। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम के लिए बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। अभी तक अपने जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन पे आप फोकस करना, ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह के ही आए हैं कि कौन सी डिसीज किससे होगी। तो ग्राउंड इच के बारे में अपन ने पढ़ा है कि भाई ग्राउंड इच जो होती है वो हुकवॉर्म से होती है। ग्राउंड इच होती क्या है, ग्राउंड इच में होता ये कि अपनी जो निचला वाला जो एरिया होता है, जैसे पैर हो गए हैं या अपन जहाँ बैठते हैं ना, उस पोर्शन में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो पैरासाइट के थ्रू, देखो ये एक ग्राउंड इच की मैंने इमेज यहाँ पर डाली है। पैरासाइट अपने पैर वगैरह में घुस गया किसी तरह से और वहां पर इचिंग करने लग गया है, तो इसको अपन ग्राउंड इच कहते हैं। और ये ग्राउंड इच जो होती है वो हुकवॉर्म के थ्रू होती है। अपन ने एक टेबल पढ़ी है इसकी, ध्यान होगा आपको। टेबल में मैंने एक तरफ डिसीज के नाम और दूसरी तरफ पैरासाइट के नाम रखे हैं, है ना। पैरासाइट से कौन सी डिसीज होती है, कौन से पैरासाइट से कौन सी डिसीज होती है, देखो दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के हिसाब से। दोनों ही तरह से आपको याद करना है। किस तरह से, कौन से पैरासाइट से कौन सी डिसीज होती है और कौन सी डिसीज कौन से पैरासाइट से होती है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकते हैं। जैसे मान लो अभी ये क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था अभी कि ग्राउंड इच कौन से पैरासाइट से होती है, तो यहाँ पे डिसीज का नाम क्वेश्चन में था, आपसे पैरासाइट का नाम पूछा था। तो आपको अगर पता है कि ग्राउंड इच जो है वो हुकवॉर्म से होती है तो आप आराम से आंसर दे सकते हो। लेकिन जस्ट अपोजिट भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। कैसे, मान लो क्वेश्चन में लिखा होता है कि हुकवॉर्म के थ्रू कौन सा इन्फेक्शन होता है और ये चार आपके सामने होते हैं, स्विमर इच, ग्राउंड इच, प्री एनल प्रोटोसिस और लोफलर निमोनिया, तो फिर हमारा क्या आंसर हो जाता, ग्राउंड इच। मतलब कहने का मतलब क्या है भाई, कौन सा पैरासाइट से कौन सी डिसीज हो रही है, ये आप जरूर याद कर लेना, रट लेना इसको, या बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, है ना। जितने भी जो इंपोर्टेंट टेबल हैं उनको आप किसी दीवार पे चिपका लो, डेली देखो उसको, डेली कभी एक टेबल को देख ली, कभी दूसरी टेबल को देख ली। तो इस तरह से बार बार आप देखोगे तो वो बहुत जल्दी याद होती है। जितने मेमोराइज करने वाली जो टेबलें हैं वो एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी अब मैंने हुकवॉर्म से क्वेश्चन रखा, अब मैंने क्या कहा भाई, मैंने एक टाइप से एक क्वेश्चन रखा है आपको समझाने के लिए ना। एमसीक्यू की जो क्लास है वो सिर्फ डिस्कशन की क्लास है, प्रैक्टिस की क्लास नहीं है। ग्राउंड इच की जगह प्रीनल प्रोट्यूसिस रखा होता तो उसका आंसर क्या होता, पिनबोम। लोफलर निमोनिया होता तो उसका आंसर होता राउंड वॉर्म। ऊपर से चलो आप, है ना। मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम, काला आजार होता तो लिस्मेनिया, स्लीपिंग सिकनेस होता तो ट्रिप्नोसोमा, एलिफेंटियासिस होता तो माइक्रोफाइलेरिया, काला बार स्वेलिंग होती तो इकिनोकोकस ग्रेनुलोसस, हाइड्रेटेड डिसीज होती तो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, एन्सेफलाइटिस होता तो एसेंथोअमीबा स्पीसीज, यूटीआई होता तो ट्राइकोमोनास बेजाइनिलिस, ट्रेवलस डायरिया, जियार्डिया लेम्बलिया। जितने भी डिसीज के नाम हैं उन वो कौन से पैरासाइट से होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। इस क्वेश्चन में 28 लोगों के आंसर सही थे, लगभग आधे लोगों के आंसर सही थे, तो इसमें थोड़े कंफ्यूज हुए भाई। मेमोराइज करने वाला टॉपिक है ये जो अपन ने कल पढ़ा था, याद होना चाहिए आपको। आगे चलते हैं अपन। विच पैरासाइट लाइव इन वेजाइना ऑफ वुमेन, ऐसा कौन सा पैरासाइट है जो ज्यादातर फीमेल जो होती हैं उनकी वेजाइना में प्रेजेंट होता है, और कभी कभी ये कॉज ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज करता है। कौन सा पैरासाइट भाई, अपन ने यूरिन के अंदर सिर्फ एक ही पैरासाइट पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है अपन ने, ट्राइकोमोनास बेजाइनेलिस, है ना। बाकी देखो यहाँ पे जो ऑप्शन में थे, ऑप्शन पे जरा आप फोकस डालो,
ट्रिप्नोमा पोलिडियम या स्पाइरोचेट, ये तो अपन ने कहीं पढ़े ही नहीं है। ये एक्चुअली एक बैक्टीरिया है, यहाँ पर तो ये पैरासाइट से क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिप्नोमा पोलिडियम और स्पाइरोचेट ये बैक्टीरिया के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं आगे चल के बैक्टीरियोलॉजी में, तो ये तो पैरासाइट है ही नहीं, तो ये अपने रिजेक्शन क्राइटेरिया में अलग चले जाएंगे। एंटा अमीबा कोलाई जरूर एक बैक्टीरिया होता है, लेकिन ये जो होता है वो एक नॉर्मल फ्लोरा होता है, इससे कोई भी डिसीज नहीं होती। यहाँ पर यूरिन की बात की, हालांकि एंटामीबा जो कोलाई होता है वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, स्टूल में पास आउट हो सकता है। कभी कभी जो नॉर्मल फ्लोरा वाले जो पैरासाइट होते हैं वो अपन को कंफ्यूज करते हैं, जब अपन स्टूल की माइक्रोस्कोपी करते हैं तो नॉर्मल फ्लोरा के अगर पैरासाइट आ रहे हैं तो वो अपन को कंफ्यूज कर जाते हैं, तो वो अपन को आगे चल के अपन डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से अपन उसको डिफाइन करते हैं। यूरिन में अपन ने एक पैरासाइट पढ़ा है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, तो यूरिन में यहाँ पे क्वेश्चन में था कि भाई वुमेन की वेजाइना में कौन सा प्रेजेंट होगा और येलो डिस्चार्ज कर सकता है, तो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो होता है वो यूरिन में प्रेजेंट हो सकता है। यूरिन में सिर्फ एक ही पैरासाइट है अपना ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। कभी आप लोगों ने माइक्रोस्कोपी अगर इसकी की हो, बड़ी तेज स्पीड से भागता है ये, ट्विस्टेड बैक्टीरिया होते हैं। बहुत बढ़िया, सुरभि ने लिखा है इसका, आगे चल के अपन बैक्टीरिया में पढ़ेंगे स्पाइरोचेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया हूँ भाई, 9 नंबर पे आप लोगों का रिस्पांस नहीं बता पाया मैं। 9 नंबर पे वैसे बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया, 47, केवल 2 लोग ही कंफ्यूज हुए, बाकी सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था ट्राइकोमोनास का। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आ गया मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज फॉर पिनवॉर्म इन्फेक्शन? इनमें से कौन सा पैरासाइट जो होता है वो पिनवॉर्म का इन्फेक्शन क्रिएट करता है? अब देखो, शुरुआत में जब अपन ने टेबल पढ़ी तो अपन ने हेलमिंथ को 3 कैटेगरी में रखा, याद होगा आपको, है ना, सिस्टोड, निमेटोड और ट्रेमेटोड। अब निमेटोड और ट्रेमेटोड, उसमें एक राउंड वॉर्म था, एक टैप वॉर्म था। अब हमारे जो राउंड वॉर्म होते हैं इनके भी आगे और क्लासिफिकेशन है, उसमें से कुछ पिन वॉर्म है, कुछ बिब वॉर्म है। लास्ट में मैंने एक टेबल डाली है, मैं उसको डिस्कशन करूंगा। इनमें से अगर अपन बात करें, ये 4 आपके सामने रखे हैं। ईफिकेलिस जो है वो तो एक बैक्टीरिया है, बाकी के जो 3 है वो अलग अलग हैं। पिनवॉर्म जो है वो ई बर्मिकुलरिस, ये जो है वो अपना पिनवॉर्म के अंदर आता है। एक लास्ट में मैंने एक टेबल डाली है, तो मैं इसको आगे चल के डिस्कशन करूंगा, फिलहाल इस क्वेश्चन को छोड़ता हूँ। 10 नंबर पे आप लोग में से 21 लोगों के आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने अच्छी डीप में स्टडी कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। 10 नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा सा आप छोड़ा के रखे, लास्ट में थोड़ा और डिस्कशन करने करूंगा आखिरी क्वेश्चन के बाद में। एक और क्वेश्चन मैंने इसी टाइप से डाला है। 11 नंबर क्वेश्चन है विसरल लिस्मेनियासिस। विसरल लिस्मेनियासिस को हम एक और क्या डिसीज कह सकते हैं? देखो, कुछ डिसीज भी हैं ऐसी जिनके और नाम भी हैं। तो लिस्मेनिया से कौन सी डिसीज होती है, ये अगर आपको मालूम है कौन सी होती है भाई, लिस्मेनिया दोनों वाणी से अपनी कालाजार। कालाजार जो होती है वो अपने लिस्मेनिया से होती है। डिसीज का अपन ने पूरी एक टेबल पढ़ी है ना, मैंने यहाँ पर टेबल नहीं डाली है। कालाजार, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है प्रीवियस पेपर में, बहुत बढ़िया, अजीत ने लिखा है कालाजार का दमदम, बहुत बढ़िया। देखो, कालाजार भी अपन इसको बोलते हैं, दमदम फीवर भी अपन इसको बोलते हैं, एक दो वर्ड और भी थे, आप लोग नोट्स पे फोकस करना। दमदम फीवर, कालाजार के अलावा ब्लैक फीवर, बहुत बढ़िया, मुकाम ने लिख दिया, ब्लैक फीवर भी हम इसको बोलते हैं, है ना। तो कई पैरासाइट के अलावा कुछ जो डिसीज हैं उनके भी 2-2 3-3 नाम हैं। आगे अपने और भी अपन जब डिटेल में पढ़ेंगे तो कहीं पे इस तरह से और आगे चल के आएंगी, तो इन पे आपको बड़ा फोकस करना है, ठीक है। कालाजार जो होता है वो लिस्मेनिया डोनोवानी से होता है, इसीलिए विसरल लिस्मेनियासिस को हम कालाजार भी कह सकते हैं। 11 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पांस बड़ा अच्छा रहा, 36 लोगों का सही है आंसर। चलो, जो लोग कंफ्यूज हुए थे वो फाइलेरिया पे चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड टू प्रिवेंट मलेरिया? मलेरिया को रोकने के लिए हम कौन सी दवाई का यूज करते हैं? देखो, मैंने एक चीज जब थ्योरी डिस्कस कर रहे थे अपन, तो मैंने कहा था भाई मेडिसिन पार्ट से ज्यादातर क्वेश्चन अपने लिए आते नहीं, लेकिन एंटी पैरासाइट से एक डिसीज नहीं, सॉरी, ड्रग का नाम एक बार आ चुका है, मेबेंडाजोल से क्वेश्चन आ चुका है एक बार, कि हम पैरासाइट के लिए
कौन सी एक कॉमन ड्रग देते हैं, गवर्नमेंट में यूज होती है। गवर्नमेंट की जो फ्री सप्लाई वाली जो ड्रग होती है उनमें जो मेन मेन है वो अपने लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो एंटी पैरासाइट वाली अपन ने मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल पढ़ी है। मलेरिया के लिए जो ड्रग यूज करते हैं ये भी गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन जो ड्रग होती है वो मलेरिया के लिए दी जाती है। इसकी कोरोना में भी डिमांड बहुत बढ़ गई थी, ये साजिद ने लिखा है। कोविड में भी क्लोरोक्वीन, ओके। तो ये क्लोरोक्वीन का नाम याद रखना आप, ये एंटी मलेरियल ड्रग है। क्लोरोक्वीन, मेबेंडाजोल है जो है वो एंटी पैरासाइटिक ड्रग है, ठीक है। बाकी जो नीचे के ऑप्शन थे जैसे वैक्सीन और जिंक टैबलेट, ये तो फिर जबरदस्ती कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में डाल देते हैं। और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का रहा इस क्वेश्चन में, 32 लोगों ने बिल्कुल सही दिया। जो लोग कंफ्यूज हुए उन्होंने मेबेंडाजोल कहा। 12 लोगों का आंसर इसमें मेबेंडाजोल का है। भाई मेबेंडाजोल जो है वो एंटी पैरासाइटिक है। एंटी पैरासाइटिक का मतलब स्टूल के पैरासाइट के लिए ज्यादातर अपन इसको यूज करते हैं, स्टूल वाले पैरासाइट। स्टूल पैरासाइट, अपना जो मलेरिया है वो स्टूल वाला नहीं है, ब्लड वाला पैरासाइट है, और इसके लिए अपन मोस्टली क्लोरोक्वीन का यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। इन विच टाइप ऑफ होस्ट पैरासाइट पास सेक्सुअल साइकिल। होस्ट से मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया, हालांकि थ्योरी में मैंने आपको दिया था तो मैंने कहा था आप थोड़ा पढ़ लेना, कल की क्लास में मैं इसको डिस्कस कर लूंगा, लेकिन अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। होस्ट क्या होते हैं? पैरासाइट जिस पे डिपेंड होता है उसको हम होस्ट बोलते हैं। जैसे हमारे अंदर भी कोई पैरासाइट घुस गया और हम पे डिपेंड है तो वो हम उसके लिए क्या हो गए? होस्ट हो गए। जैसे हमको अगर मलेरिया हो गया तो प्लाज्मोडियम के लिए हम होस्ट हो गए। स्टूल का कोई पैरासाइट हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो हम उसके लिए होस्ट हो गए। तो पैरासाइट जिस पे डिपेंड होता है वो होस्ट कहलाता है। अब ये पैरासाइट की खासियत क्या होती है? पैरासाइट जो होते हैं वो अपनी लाइफ को दो तरह से बढ़ा सकते हैं। अपनी जो लाइफ साइकिल होती है, अपने जो बच्चे जो हैं उनको दो तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक होता है सेक्सुअल साइकिल, दूसरी होती है एसेक्सुअल साइकिल, है ना। पैरासाइट की खासियत ये होती है, ज्यादातर पैरासाइट की खासियत है कि वो दो तरह से अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। एक सेक्सुअल साइकिल कहलाएगी, एक एसेक्सुअल। सेक्सुअल साइकिल में हमेशा मेल और फीमेल दोनों तरह के पैरासाइट होना चाहिए। एसेक्सुअल साइकिल में जरूरी नहीं है कि मेल और फीमेल हो या ना हो। जब सेक्सुअल साइकिल होती है, यहां पर क्वेश्चन यही पूछा था कि सेक्सुअल साइकिल, अगर पैरासाइट किसी में सेक्सुअल साइकिल पूरी कर रहे हैं तो इस तरह का जो होस्ट होता है उसको अपन डेफिनाइट होस्ट बोलते हैं। जिसमें एसेक्सुअल साइकिल करते हैं उसको अपन इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं। सेक्सुअल साइकिल हुआ तो डेफिनाइट, और एसेक्सुअल साइकिल अगर उसने पूरी की है तो इंटरमीडिएट होस्ट, है ना। बाकी इंडेफिनेट और ऑल ऑफ द अबव ये अपने आंसर में नहीं आएगा। तो ये अपना थोड़ा पढ़ा हुआ नहीं था आप लोगों का रिस्पॉन्स में, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। फिर भी 22 लोगों का आंसर इसमें सही है। और जो लोग कंफ्यूज है, ज्यादातर लोगों ने आल लिख दिया कि डेफिनेट भी होगा, इंटरमीडिएट भी होगा, इंडेफिनेट भी होगा। ऐसा नहीं है भाई। देखो इस तरह से अगर आंसर में ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे से अपोजिट है। जैसे यहाँ पे डिफिनाइट का अपोजिट था इनडिफिनाइट, ये अपोजिट आ गया। इंटरमीडिएट, फिर अपन इसको अपोजिट मान सकते हैं। इस तरह से कभी भी अपोजिट में है तो आल कभी भी आंसर में नहीं आएगा, ये तो आप हमेशा ध्यान में रखना, है ना। तो लाइफ साइकिल सेक्सुअल वाली अगर किसी होस्ट के अंदर पैरासाइट पूरी कर रहा है तो वो अपना उसके लिए डिफिनाइट होस्ट कहलाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेरियो लरियोगो का ड्रग भी क्लोरोक्वीन भी है। ये मैं समझा नहीं अजीत, आप लारियो मतलब क्या कहना चाह रहे हो? वो वर्ड से मुझे समझ में आया, कौन सी डिसीज आप बोल रहे हो? आप मेडिकल टर्म में क्या है आप बताना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑर्गेनिज्म विच ट्रांसमिट पैरासाइट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में अगर डिसीज को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? अच्छा, लेरियोगो ब्रांड है, ओके, दिखने का।
चलो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसे अपन वेक्टर बोलते हैं। कल पढ़ा था अपन ने थ्योरी में भाई, याद करने के लिए मैंने बेटर, है ना, वेक्टर को अपन हिंदी में वाहक बोलते हैं, और याद करने के लिए अपन ने इसे बेटर शब्द से इसको मेमोराइज किया था। बेटर जो होता है वो खाने को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो यहाँ पर पैरासाइट को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मच्छर की बात करें, है ना, मच्छर में कोई एक पेशेंट है जिसको मलेरिया है, अगर मच्छर ने उसको काटा तो उसको काटने से क्या करेगा, वो उसके पैरासाइट ब्लड के थ्रू उसके जो पैरासाइट होंगे वो उसके ब्लड में चले जाएंगे, मच्छर के ब्लड में चले जाएंगे, मच्छर के माउथ में चले जाएंगे, सलाइवा में चले जाएंगे, और फिर वो दोबारा किसी नॉर्मल पर्सन को अगर काटेगा तो वो जो पैरासाइट है वो फिर उसके ब्लड में ट्रांसमिट कर देगा। तो मतलब उसने क्या किया भाई, एक होस्ट था, एक होस्ट से उसने दूसरे होस्ट में ट्रांसमिट कर दिया। तो जब भी इस तरह से कोई एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मच्छर हो, चाहे मक्खी हो, चाहे कुछ भी हो, ये अगर ट्रांसमिट करता है तो उसको हम वेक्टर बोलते हैं। याद करने के लिए आपने बेटर अपने शब्द इसका यूज किया था, और इसमें 36 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। ज्यादातर लोगों का आंसर इसमें सही है। जो लोग कंफ्यूज हुए वो पैथोजन पे चले गए, पहले नंबर पे वर्ड पे। देखो चारों वर्ड के मैं मतलब थोड़े समझा देता हूं आपको। पैथोजन मतलब कोई भी ऐसा अपनी बॉडी के अगेंस्ट कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है या पैरासाइट है, ये सारे सारे जो है वो अपने लिए पैथोजन होते हैं, जिनसे डिसीज हो सकती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिससे हमको डिसीज होते ही हो सकती है उनको अपन पैथोजन बोलते हैं। अब चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे पैरासाइट हो, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिससे हमको अगर डिसीज हो सकती है तो वो हमारे लिए पैथोजन है। वेक्टर तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, जो पैरासाइट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। कॉमन सेल्स क्या होता है, कॉमन सेल्स का मतलब होता है कि कुछ पैरासाइट हमारी बॉडी में ऐसे भी हैं, पैरासाइट के अलावा कुछ बैक्टीरिया भी हैं, ये अपनी बॉडी में प्रेजेंट जरूर होते हैं लेकिन अपने बॉडी को कोई भी हार्मफुल या कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, उनसे कोई भी डिसीज नहीं होती। और कई बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे भी हैं जो अपने लिए फायदेमंद भी हैं। जैसे आपको ध्यान होगा एक अपन ने पावा शब्द पढ़ा था, पैरा अमीनो बेंजोलिक एसिड, वो बैक्टीरिया के थ्रू बनता है। तो कुछ बैक्टीरिया अपने लिए फायदेमंद भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब के सब डिसीज ही क्रिएट करेंगे। कुछ फायदेमंद है, कुछ ऐसे हैं जो जिनसे अपन को प्रेजेंट होंगे तो ना तो डिसीज होगी ना फायदा होगा, दोनों चीजें, फायदा भी नहीं है नुकसान भी नहीं है। तो जिनसे फायदा भी नहीं है नुकसान भी नहीं है वो हमारे लिए कॉमन सेल्स कहलाते हैं। मतलब हमारी बॉडी में अगर प्रेजेंट भी है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्टूल में कई बार कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं, जैसे बहुत बढ़िया बीडी भैया का एक बहुत अच्छा मैसेज आया, लैक्टिक एसिड बेसिलस। लैक्टिक एसिड बेसिलस जो होता है वो मोस्टली यूरिन में, खासतौर पर फीमेल के वेजाइना में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन उससे इन्फेक्शन कुछ भी नहीं होता। इकोलाई, मैं भी अपना जो एंटामीबा कोलाई अपन थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, वो जो बैक्टीरिया है वो इंटेस्टाइन में कई बार अगर प्रेजेंट होगा तो उससे भी कोई डिसीज नहीं होगी। तो इस तरह के पैरासाइट जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट अगर हैं भी लेकिन उनसे अगर डिसीज नहीं हो रही तो उसको अपन कॉमन सेल्स बोलते हैं। नॉन पैथोजन मतलब जिनसे कोई डिसीज ना हो, वो हमारे लिए नॉन पैथोजन है ना। पैथोजन का जस्ट अपोजिट, पैथोजन मतलब जिससे डिसीज हो, नॉन पैथोजन मतलब जिससे डिसीज ना हो। ठीक है, तो ये चारों वर्ड को आप याद रखना। इकोलाई है ना, अब इकोलाई में बहुत बढ़िया है ना, इकोलाई एक बैक्टीरिया भी है, स्टीरिया कोलाई अपन इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं, वो अपन बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे। तो वो इकोलाई जो होता है वो अपने लिए पैथोजन है। एक इकोलाई एंटामीबा कोलाई जो है वो अपने लिए नॉन पैथोजन है, कॉमन सेल्स है। ठीक है, तो सिर्फ एक अकेला अगर इकोलाई लिखा है कहीं पर तो आप कंफ्यूज मत होना। इकोलाई अगर बैक्टीरिया है तो वो अपने लिए पैथोजन है, अगर पैरासाइट की बात करेंगे तो वो नॉन पैथोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया मैं। Which helminths are cylindrical, non-segmented, worm that taper at both ends? थोड़ा सा डीप क्वेश्चन डाल दिया मैंने ये, हालांकि पर इसको आगे चल के इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं आगे थ्योरी में। फिलहाल थोड़ा सा अपन ने डिस्कशन तो किया ही था कल की क्लास में। क्वेश्चन क्या है भाई, ऐसे हेलमिंथ जो सिलेंड्रिकल होते हैं। सिलेंड्रिकल वर्ड पे जरा फोकस करना आप। सिलेंड्रिकल का मतलब क्या होता है, बेलन की तरह। बेलन की तरह मतलब राउंड होंगे और लंबे होंगे, है ना। बेलन कैसा होता है, अपन घर में रोटी बनाते हैं ना, रोटी बनाने वाला बेलन कैसा होगा, लंबा होगा लेकिन गोल होगा। तो इस तरह का पैरासाइट कौन सा हो सकता है भाई, अपन ने पढ़ा है कल, बहुत बढ़िया, बेलनाकार मुकाम में लिखा निमेटोड।
निमेटोड जो होते हैं, केंचुए, अपन ने इसको समझा था, निमेटोड को अपन ने केंचुआ बोल दिया था कि केंचुए जैसे होते हैं, लंबे होंगे लेकिन राउंड होंगे, राउंड वॉर्म के अंदर आएंगे। ये निमेटोड जितने होते हैं अपन उनको राउंड वॉर्म कहते हैं। अगर आपको ये मालूम है कि राउंड वॉर्म कौन से होती है तो आप 100% इसका आंसर सही दे पाओगे। राउंड वॉर्म जो होती है वो हमारे निमेटोड होते हैं, ठीक है। ट्रिमेटोड जो होते हैं वो हमारे टैप वॉर्म होते हैं। तो थोड़ा सा तो अपन ने इसकी थ्योरी पढ़ी थी, हालांकि अपन इसके आगे चल के पढ़ने वाले हैं कि कई का कुछ जो हेलमेंट्स होते हैं वो सिगमेंटेड होते हैं, कुछ नॉन सिगमेंटेड होते हैं। मॉर्फोलॉजी में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे टेपर एट बोथ एंड, ये अपन आगे चल के पढ़ेंगे क्योंकि पूंछ में भी कहीं पर पूंछ जो होती है वो घुमावदार होती है, किसी की पूंछ जो होती है बिल्कुल सीधी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल बर्ड है, इससे आप इसका आंसर सही दे सकते थे और 22 लोगों ने इसका आंसर सही दिया भी है। जो लोग ज्यादातर लोग कंफ्यूज हुए वो सिस्टोड पे चले गए। तो सिस्टोड शुरुआत में जब अपन ने देखा था भाई, निमेटोड, ट्रिमेटोड और सिस्टोड, उनमें राउंड वॉर्म कौन से हमारे, निमेटोड वाले, निमेटोड जो है वो हमारे राउंड वॉर्म होते हैं। तो सिलेंड्रिकल शब्द था यहाँ पर। मान लो सिलेंड्रिकल शब्द से आप कंफ्यूज हो रहे थे तो हिंदी के वर्ड पे चले जाते, बेलन शब्द लिखा था यहाँ पे, तो बेलन से आप राउंड वॉर्म का नाम बोल सकते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई बात नहीं भाई, थोड़ा कंफ्यूज हो गए आप लोग। एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ये भी थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन अपन थोड़े डीप वाले ले लेते हैं। एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल को हम और क्या बोल सकते हैं, मतलब ये पिनवॉर्म होगा कि टैपवॉर्म होगा कि हुकवॉर्म होगा कि थ्रेडवॉर्म होगा, ये आपको बताना था। और ये जो होता है वो हुकवॉर्म होता है। हुकवॉर्म के अंदर भी 2-3 पैरासाइट आते हैं। मैं एक टेबल खोल देता हूँ, मैंने पहले भी इस तरह से एक क्वेश्चन डाला था पहले, और मैंने कहा था कि मैं टेबल को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। पहले आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं। 16 में से 16 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें बड़े कंफ्यूज हुए आप लोग। 15 लोगों के ही आंसर सही हैं। सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को रही। कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन मैं डीप वाले लेता हूँ। एक बार जरा आप नजर डालो इस टेबल पे, इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप छोड़ दो फिलहाल। कुछ हमारे पैरासाइट जो हैं, जब अपन हेलमिंथ की बात करें, देखो हेलमिंथ कौन से होते हैं, जो थोड़े बड़े होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो इनमें से दो, एक तो जो होता है वो पत्ते की आकार की संरचना होता है, वो उसको आप अलग छोड़ दो, है ना। जो केंचुए की संरचना होता है वो निमेटोड होती है। अब निमेटोड के अंदर भी कुछ को अपन ने हुकवॉर्म बोला। हुकवॉर्म किसको बोला है, जिसकी जो पूंछ होती है वो एक हुक की तरह होती है, उसको अपन हुकवॉर्म बोलते हैं। तो हुकवॉर्म में अपना एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, निकेटर अमेरिकनस, ये जो होते हैं वो अपने हुकवॉर्म के अंदर आते हैं। एस्केरिस लुम्ब्रिकोर जो होता है वो अपने राउंडवॉर्म के अंदर आता है। अपना ट्राइकोरस ट्राइकोरा जो होता है वो अपना बिबवॉर्म के अंदर आता है। पिनवॉर्म के अंदर अपना एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस आता है ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर के थ्रू अपन डिटेल में, जब अपन डीप में अपन पढ़ेंगे तो अपन इसको काफी अच्छे से समझ जाएंगे, काफी अच्छे से, मतलब आपकी जो कंफ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। फिलहाल थोड़ा सा अपन समझ के रखें। जैसे मैं शुरुआत की एक टेबल खोल लेता हूँ आपको, फिर अपन इसको ज्यादा अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा। शुरुआत में जब मैंने पहला दूसरा क्वेश्चन रखा था, है ना, उसकी मैं एक टेबल खोलता हूँ, फिर अपन डिस्कशन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन, ये टेबल, ट्रिमेटोड जो होते हैं वो पत्ते की तरह होते हैं, सिस्टोड जो होते हैं वो टैप वॉर्म होते हैं, निमेटोड राउंड वॉर्म होते हैं। अब राउंड वॉर्म में केंचुए की संरचना है। अब केंचुए की संरचना में उनकी पूंछ के आकार के आधार पे भी उनके नाम कुछ अलग अलग हैं। जैसे ये एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स है, इसकी जो पूंछ है वो एक पिन की तरह है, तो अपन इसको पिन वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ट्राइकुरस टाइकुरा जो है वो एक लंबे कोड़े की तरह है, तो अपन इसको बिब वॉर्म बोलते हैं। निकेटर अमेरिकनस और स्ट्रोंगिलोइड स्टरकोलिस, ये जो होते हैं वो अपने हुकवॉर्म के अंदर आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक और पढ़ा है एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, ये भी हुकवॉर्म। हुकवॉर्म मतलब इनकी जो पूंछ होगी वो एक हुक की तरह होगी, जैसे अपने गांव में जो बोरे वगैरह उठाते हैं तो वो हुक रहता है ना। हालांकि अभी फिलहाल इसको ज्यादा नई डिटेल में अपन जाएंगे, जब अपनी और आगे चल के अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ये डिटेल में अपन ट्रिमेटोड को पढ़ेंगे, डिटेल में सिस्टोड को, निमेटोड को, सबको पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप थोड़ा सा, मैंने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया है, बाकी अपन इनके डिटेल में और भी चलेंगे। और ज्यादा जब अपन पढ़ेंगे तो आपको ये जो चीजें हैं इनसे आपको थोड़ी जो भी कंफ्यूजन रही होगी
वो आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे जो मैंने कहा क्वेश्चन आप लोगों को भेजे थे। थ्योरी में छोटा सा पोर्शन एक छूटा था, तो वो अपन अब कवर कर लेते हैं, होस्ट वाला पोर्शन है ना। तो मैंने कहा था भाई अपन होस्ट वाला पोर्शन आज की कल की क्लास में ले लेंगे, तो अपन उसको आज की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। जनरल पैरासाइटोलॉजी में एक छोटा सा पोर्शन होस्ट का, इसको अपन थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं, बाकी अपना अगला टॉपिक जो होगा वो कल की क्लास में होगा। एक दो क्वेश्चन मैंने डाल दिए थे, मैंने कहा था भाई समझाया नहीं भले मैंने, लेकिन मैं बाद में आपको समझाऊंगा। होस्ट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट जिसके ऊपर डिपेंड होता है वो होस्ट कहलाता है ना। होस्ट में अब एक चीज है भाई, पैरासाइट जो होते हैं वो दो तरह से ग्रोथ कर सकते हैं। एक तरह तो सेक्सुअल साइकिल और दूसरी होती है एसेक्सुअल साइकिल। जिसके अंदर वो सेक्सुअल साइकिल के थ्रू ग्रोथ कर रहे हैं, ऐसे होस्ट को अपन डेफिनाइट होस्ट बोलते हैं, और जिसके अंदर एसेक्सुअल साइकिल कर रहे हैं उसको अपन इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं, है ना। अब कुछ पैरासाइट ऐसे भी होते हैं जिनको दो दो पैरासाइट की, दो दो होस्ट की जरूरत पड़ती है। एक डिफिनाइट होस्ट होना चाहिए, दूसरा जो होना चाहिए वो इंटरमीडिएट होस्ट होना चाहिए, है ना। ऐसे बहुत सारे पैरासाइट, और ज्यादातर ऐसे ही पैरासाइट अपन को ज्यादातर डिसीज क्रिएट करते हैं जिनको एक डिफिनाइट होस्ट मिलना चाहिए, एक इंटरमीडिएट होस्ट मिलना चाहिए, है ना। तो कुछ पैरासाइट के लिए अपन डिफिनाइट होस्ट हैं, कुछ पैरासाइट के लिए अपन इंटरमीडिएट होस्ट हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पैरासाइट ऐसे हैं जो जब हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो सेक्सुअली तरीके से बढ़ेंगे। कुछ पैरासाइट ऐसे हैं जब वो हमारी बॉडी में इंटर करेंगे तो एसेक्सुअल तरीके से बढ़ेंगे। तो जो अपनी बॉडी में सेक्सुअल तरीके से बढ़ेंगे उनके लिए अपन डेफिनेटिव होस्ट हैं, डेफिनेटिव या फिर डिफिनाइट होस्ट हैं। डिफिनाइट वर्ड ज्यादातर आजकल यूज किया जाता है, पहले डिफिनेटिव यूज होता था। डिफिनाइट होस्ट हैं। एसेक्सुअल तरीके से अपन कौन कौन से पैरासाइट के लिए हैं भाई, एक बार आप लिस्ट पे डालो। प्लाज्मोडियम, टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई और इकिनोकोकस ग्रेनुलोसस। ये तीन पैरासाइट ऐसे हैं जो अपनी बॉडी में जब घुसेंगे तो एसेक्सुअल तरीके से बढ़ेंगे। मतलब इनको मेल और फीमेल दोनों गेमीट की जरूरत नहीं है। अगर मेल वाला पैरासाइट घुस गया तो भी इन्फेक्शन कर देगा, फीमेल वाला पैरासाइट घुस गया तो भी इन्फेक्शन कर देगा। क्यों? क्योंकि ये एसेक्सुअल तरीके से अपनी बॉडी के अंदर ग्रोथ कर रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का पैरासाइट अगर घुस गया है, प्लाज्मोडियम वेरिवेक्स सेल्सिफेरम अगर घुस गया है, तो वो एसेक्सुअल तरीके से बढ़ेगा। टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई का घुस गया तो भी एसेक्सुअल तरीके से बढ़ेगा। इकिनोकोकस ग्रेनुलोसस का घुस गया है तो वो भी एसेक्सुअल तरीके से बढ़ेगा। अपने में ये एसेक्सुअल तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन किसी दूसरे होस्ट में ये सेक्सुअली तरीके से बढ़ सकता है भाई। तो जिससे हमको इन्फेक्शन होता है वो हम उसके लिए डिफिनाइट होस्ट होता है। जैसे कि प्लाज्मोडियम जो होता है वो एनोफिलीज मॉस्किटो, सॉरी हाँ, प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट होता है वो मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है, मादा एनोफिलीज, है ना। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो अपने लिए ये अपन इसके लिए इंटरमीडिएट है ना। प्लाज्मोडियम के लिए अपन जो है वो इंटरमीडिएट है, एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है वो उसके लिए डेफिनेटिव है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मलेरिया का जो पैरासाइट है वो मच्छरों के अंदर तो सेक्सुअली तरीके से बढ़ता है और हमारे अंदर एसेक्सुअल तरीके से बढ़ेगा। आई बात समझ में? ठीक इसी तरह से टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई, टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई बिल्लियों के थ्रू ट्रांसमिट होता है, केट के थ्रू। तो केट या बिल्लियों में ये सेक्सुअल तरीके से बढ़ेगा। तो केट इसके लिए क्या हो गई? डिफिनाइट होस्ट हो गई। और हम क्या हो गए इसके लिए? इंटरमीडिएट होस्ट हो गए। इकिनोकोलोनिस भी ऐसा ही है भाई, डॉग के थ्रू हमको ट्रांसमिट होता है, कुत्तों के थ्रू। तो डॉग में ये सेक्सुअली तरीके से बढ़ेगा, तो डॉग इसके लिए कैसे हो गए? डिफिनाइट होस्ट हो गए। और हम इसके लिए कैसे हो गए? इंटरमीडिएट होस्ट हो गए। ठीक है, आगे चले अपन। कुछ पैरासाइट है जिसके लिए अपन डेफिनेटिव होस्ट हैं। मतलब कुछ पैरासाइट जो होंगे वो हमारे अंदर भी सेक्सुअल तरीके से बढ़ेंगे। कौन कौन से हैं भाई? इनकी लिस्ट थोड़ी बड़ी है। लिस्मेनिया, ट्रिप्नोसोमा ब्रूजी और क्रूजी दोनों, बुकेरिया बैंक्रॉफ्टी और लोअलुआ।
ये जो पैरासाइट हैं ये हमारी बॉडी में घुसेंगे तो ये सेक्सुअली तरीके से बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जिससे हमको ट्रांसमिट होते हैं, देखो अब ये टेबल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इससे दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन मतलब कौन सा पैरासाइट से हमको इन्फेक्शन किसके थ्रू हो रहा है। जैसे प्लाज्मोडियम जो हो रहा है वो हमें मच्छर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो हो रहा है वो बिल्लियों के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, इकिनोकोकस जो हो रहा है वो डॉग के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। आगे और लिस्ट पे चलो आप, लिस्मेनिया जो होती है वो सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई के थ्रू ट्रांसमिट होती है। सैंड फ्लाई क्या होती है? सैंड फ्लाई जो होती है वो एक तरह से मक्खी टाइप मक्खी होती है जो एकदम लाल कलर की होती है। तो लाल मतलब लाल भूरी टाइप की होती है, थोड़ी रेत की तरह होती है। रेत में अगर ये बैठ जाए तो बड़ी छुप जाती है, तो इसको अपन सैंड फ्लाई बोलते हैं। देखो मैंने इमेज डाली है जितनी भी अलग टाइप की मक्खियां हैं। दूसरी है सेट फ्लाई, ट्रिप्नोमासोमा ब्रूसी जो होता है वो सेट फ्लाई के थ्रू ट्रांसमिट होता है। सेट फ्लाई क्या है भाई? ये भी एक मक्खी है, काटने वाली है ना। एक तो अपनी हाउस फ्लाई होती है वो काटती नहीं है, वो सिर्फ बैठती है। हाउस फ्लाई भी पैरासाइट को ट्रांसमिट करती हैं, लेकिन वो स्टूल वाले पैरासाइट को ट्रांसमिट करती है। किसी इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल पे बैठ गई और फिर किसी तरह से अगर हमारे खाने पीने की चीजों पे बैठ गई तो वो पैरासाइट को ट्रांसमिट कर देती हैं। लेकिन कुछ मक्खियां ऐसी होती है जो अपन को काट भी सकती हैं। तो उसमें एक तो अपन ने सैंड फ्लाई पढ़ा, दूसरी है सेट फ्लाई। सेट फ्लाई के थ्रू ट्रिप्नोसोमा ब्लूसी का ट्रांसमिशन होता है। अगला है ट्रिप्नोसोमा क्रोजी, इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो रिडुबिड बग से होता है। रिडुबिड बग ये क्या होता है भाई? रिडुबिड बग कभी आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटा सा कीड़ा होता है, इमेज में देखो जरा आप ध्यान से। खास तौर पर ये पलंग अपने होते हैं, खटिया वगैरह होते हैं, उनमें छुपा हुआ होता है ना। एक तो खटमल होता है, खटमल एक अलग चीज है। ये एक कीड़ा होता है, छोटा सा कीड़ा होता है, खासतौर पर बारिश वगैरह में ज्यादातर पाया जाता है। इसको अपन रिडुबिड बग बोलते हैं। अपने इंडिया में कॉमन है, हालांकि ये सिटी वगैरह में जरूर थोड़ा कम देखने को मिलता है, गाँव वगैरह में ये देखने को मिल जाता है। इसको अपन रिडुबिड बग बोलते हैं। तो इसके काटने से क्या होगा? हमको ट्रिप्नोमासोमा क्रूजी का इन्फेक्शन हो जाएगा। बुकेरिया बैंक्रप्टी जो होता है वो मॉस्किटो के थ्रू होता है। लोआ लोआ जो होता है वो क्रायोसॉप्स के थ्रू होगा। क्रायोसॉप्स ये क्या है भाई? क्रायोसॉप भी एक तरह की मक्खी है, और ये वाली जो मक्खी होती है वो मधुमक्खी जैसी होती है। मधुमक्खी काटती है, मधुमक्खी, मधुमक्खी भी एक मक्खी ही है, लेकिन मधुमक्खी के काटने से पैरासाइट तो नहीं होता है, लेकिन मधुमक्खी के काटने से अपन को स्वेलिंग वगैरह और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उसी की तरह एक और मक्खी है जिसको अपन क्रायोसॉप कहते हैं। क्रायोसॉप मक्खी का नाम है, ध्यान रखना आप। तो इस क्रायोसॉप के काटने से हमको लोआ लोआ का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये अभी एक टेबल मैंने आप लोगों से डिस्कस की है। इस टेबल से एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा पैरासाइट किससे ट्रांसमिट होता है ना। तो ये अपन ने एग्जांपल रखे। ये एकदम सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। इसी का अगर डीप लेवल का क्वेश्चन बने, तो डीप लेवल का क्वेश्चन जब बनेगा तो वो कैसे बनेगा कि प्लाज्मोडियम के लिए हम कौन सा होस्ट हैं, या प्लाज्मोडियम के लिए डिफिनाइट होस्ट कौन सा है ना। प्लाज्मोडियम के लिए डिफिनाइट होस्ट कौन सा है? एनाफ्लीज। हम कौन से होस्ट हैं? हम इंटरमीडिएट होस्ट हैं, ठीक है। टोक्सोप्लाज्मा के लिए हम इंटरमीडिएट है, केटडो जो है वो डेफिनाइट होस्ट है। इकिनोकोकस के लिए हम इंटरमीडिएट है, और डेफिनाइट कौन है? डॉग जो है वो डिफिनाइट होस्ट है। लिस्मेनिया के लिए हम डिफिनाइट होस्ट है, सैंड फ्लाई जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट है। ट्रिप्नोमासोमा ब्रूजी के लिए सैंड फ्लाई इंटरमीडिएट होस्ट है। क्रूजी के लिए रिडुबिड बग इंटरमीडिएट होस्ट है। बुकेरिया बैंक्रप्टी के लिए मॉस्किटो, और लोआ के लिए क्रायोसॉप जो है होता है वो इंटरमीडिएट होस्ट होता है, ठीक है। तो ये टेबल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। टेबल नहीं, ये छोटा सा नोट्स मैंने आपको कल ही भेज दिए थे, लेकिन डिस्कशन नहीं कर पाया था, तो अपन ने आज इसको डिस्कशन कर लिया है। दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। एक तो बिल्कुल सिंपल कि किससे इन्फेक्शन होता है, और दूसरा इस तरह से कि किसके लिए कौन सा होस्ट होता है। चलो तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आप लोगों के माइक ऑन कर रहा हूँ, और मैसेज के थ्रू भी आप लोग बोल सकते हैं। कोई आपको कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछें। आप लोगों के मैसेज में पढ़ते हुए चलता हूँ। मुकाम ने लिखा था कि होस्ट फॉर सर्वाइवल न्यूट्रिशन, बहुत बढ़िया मुकाम। होस्ट मतलब जो खाने पीने के लिए उस पर डिपेंड होते हैं।
पूजा का मेवाड़ा का एक मैसेज है कि सर रिपीट कर दीजिए। पूरा का पूरा टॉपिक रिपीट करना पॉसिबल नहीं होता, रिपीट के लिए अपनी रिपीट क्लास चलती है। तो कल मॉर्निंग में इसकी रिकॉर्डेड क्लास चलेगी, तो आप देख लेना, आपको डाउट है तो। सुरभि ने लिखा था दिमाग भी बोलते हैं शायद, किसको दिमाग बोलते हैं सुरभि, मैं समझा नहीं। रजनी का मैसेज है टॉक्सोप्लाज्मा टॉर्च टेस्ट में, बहुत बढ़िया। रजनी मालवीय ने टॉक्सोप्लाज्मा का लिखा है। टॉक्सोप्लाज्मा एक्चुअली अपना आगे चल के अपन पढ़ेंगे टॉक्सोप्लाज्मा को। टॉर्च टेस्ट में जो टीगो शब्द है ना, वो टॉक्सोप्लाज्मा के लिए ही है। आर जो होता है वो रिबोला के लिए, सीएमबी के लिए, और एच जो होता है वो हर्पस के लिए। तो इसमें जितने भी जो कॉन्जेनाइटल डिसीज होती है उनको एक साथ, जिनसे कॉन्जेनाइटल डिसीज हो सकती है उनको अपन एक साथ लगाते हैं, तो वो उनको अपन टॉर्च टेस्ट बोलते हैं। उसमें टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के लिए, रोबेला के लिए, सीएमडी के लिए, हर्पस के लिए, ये सारे जो है पैथोजन ये माँ के थ्रू बच्चों में आ सकते हैं। बहुत बढ़िया। संजय ने लिखा है किसिंग बग भी अपन बोलते हैं, रिडुवुड को बग को अपन किसिंग बग भी बोल सकते हैं। पूजा ने कहा कि सर डिफिनाइट होस्ट समझ में नहीं आया है। पूजा डिफिनाइट मतलब जिसमें सेक्सुअल साइकिल होती है, अपन इसको मलेरिया के पैरासाइट का जो अपना टॉपिक कल का है उसको अपन काफी डिटेल में पढ़ेंगे, तो अगर नहीं आया है तो भी आप ज्यादा टेंशन मत लो। सेक्सुअली तरीके से कोई पैरासाइट जब किसी होस्ट के अंदर बढ़ता है तो वो होस्ट जो होता है वो उसके लिए डेफिनेट होस्ट होता है। ठीक है, चलो, और कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है आपका बताएं, अदरवाइज अपनी क्लास आज की ओवर होगी। ठीक है, तो अभी मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ पहले आप लोगों के डाउट पे। स्टूडेंट तो देखो जैसे ही मैं डाउट का बोलता हूँ आधे लोग तो गायब हो जाते हैं। 95 से 65 बचे, 30 लोग तो तुरंत ही गायब हो गए। एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी टॉपिक कराते हैं, थोड़ा स्लो पढ़ाया करो। भाई अपने पास टाइम बचा नहीं इतना स्लो पढ़ने के लिए, तो थोड़ी प्रैक्टिस आप करते जाओ तो आपको नहीं लगेगा ज्यादा फास्ट। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाता हूँ मैं, और जरूरी भी है, 1 घंटे के अंदर अपन एक टॉपिक अपन को लेना ही पड़ता है। ठीक है, लेकिन कोई भी डाउट रहा करे तो आप पूछ लिया करो, अदर अलग से भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, अजीत का एक मैसेज आया कि सर कॉमन सेल्स और पैथोजन भी एक हो सकते हैं क्या? हाँ, कभी कभी कुछ कंडीशन में ऐसे हो जाता है कि कुछ पैरासाइट अगर किसी एक जगह पर जो है वो कॉमन सेल्स की जगह है, पर अगर वो दूसरी जगह पहुंच गए तो वो पैथोजन बन जाते हैं, है ना। ये बैक्टीरिया की कंडीशन में ये मोस्टली देखने को मिलता है कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो एक जगह, जैसे इंटेस्टाइन में जब तक पड़े हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंटेस्टाइन के थ्रू खाने पीने में चले गए तो वो अपन को डिसीज क्रिएट कर लेंगे। तो कुछ है पैरासाइट लेकिन बहुत कम है इससे, है ना। चलो तो भाई आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।